21 मई 1937 फेमस और आइकॉनिक फ्लाइट एविएटर एंड पायलट अमीलिया एयरहार्ट, जिन्हें द बेब ऑफ द स्काई भी कहा जाता है, वो कुछ ऐसा करने वाली थी जो हिस्ट्री में कभी भी किया नहीं गया था। एमिलिया और उनके साथी नेविगेटर फ्रेड नूनान पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले थे और एमिलिया ऐसी पहली महिला पायलट बन सकती थी जिन्होंने इस फीट को सक्सेसफुल बनाया। लेकिन 2 जुलाई 1937 को एक शॉकिंग खबर दुनिया के सामने आती है। एमिलिया का प्लेन बीच रास्ते में हवा में कहीं गायब हो गया। उस घटना को हुए आज लगभग 90 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी को भी पता नहीं चला कि एमिलिया एयरहार्ट अपने प्लेन सहित कहां गायब हो गई। दोस्तों, आज हम उन्हीं की मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, एमिलिया का जन्म साल 1897 में कैंसास सिटी में हुआ था और वो कोई ऐसी वैसी पायलट नहीं थी, बल्कि एक वंस इन ए जनरेशन पायलट थी। साल 1928 में वो पहली ऐसी वुमेन बनी जिन्होंने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक पैसेंजर थी। लेकिन साल 1932 में पायलट बनकर वो दूसरी ऐसी वुमेन बनी जिन्होंने ट्रांसअटलांटिक जर्नी को कंप्लीट किया था। और मैं आपको बता दूं कि उनकी इस जर्नी में उन्हें बहुत सारी चीजें जैसे कि मैकेनिकल फेलियर्स और हार्श वेदर का सामना करना पड़ा था, और साथ ही साथ फ्यूल लीकेज और इंजन में आग लगने वाली परेशानियों के बावजूद उन्होंने सेफली प्लेन को लैंड करवा दिया था। अब एमिलिया सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, बल्कि लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक अकेले प्लेन उड़ाकर उन्होंने ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स में भी रिकॉर्ड सेट कर दिया था। उन्होंने लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट अक्रॉस अमेरिका का भी रिकॉर्ड उस वक्त में तोड़ दिया था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने वक्त की वो सबसे फेमस पायलट बन गई थी। अब साल 1937 में एमिलिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाने की ठानी। वो पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगाना चाहती थी, लेकिन ये कोई आसान चीज नहीं होती। उन्हें ये करने में 40 दिन का समय लग जाता और उन्हें ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर प्लेन उड़ाना पड़ता। इसके साथ ही उन्हें पूरे ट्रिप में करीब 20 जगहों पर रुकना था, जिसमें भारत का कैलकाटा भी शामिल था। अब ये रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने एक ट्विन इंजन वाला लॉकहीड 10 इलेक्ट्रा एयरलाइनर चूज किया, जिसके टैंक में 1000 पाउंड तक का फ्यूल भरा जा सकता था। एयरहार्ट और नूनान ने 21 मई 1937 को कैलिफोर्निया से अपनी जर्नी शुरू की। 2 जुलाई तक उन्होंने ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था और केवल 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा था रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब वे लोग न्यू जीनिया नाम की जगह पर थे और वहां से होलैंड आइलैंड की तरफ जाने वाले थे, जहां उनका प्लेन रिफ्यूल होने वाला था। अब उनके लिए अगला स्टॉप हाउलैंड आइलैंड होने वाला था, जहां वो रुककर प्लेन को रिफ्यूल करते। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां से निकलने के लिए उड़ान भरी, न्यू जीनिया के रेडियो ऑपरेटर के पास वेदर कंडीशन की रिपोर्ट आई। उन्हें यह पता चला कि जिस डायरेक्शन में एमिलिया जा रही थी उसके उल्टे डायरेक्शन से स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो कर रहे थे। उन्होंने तुरंत इस बात की इंफॉर्मेशन एमिलिया को देने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये तेज विंड्स उनके स्पीड, फ्यूल कंजप्शन और फ्लाइट टाइम तीनों पर असर कर सकती थी। अब करीब दोपहर के 2:18 पर फाइनली एमिलिया का ट्रांसमिशन आया। वो 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक ही कुछ अजीब होता है। अगले ट्रांसमिशन में एमिलिया ने बताया कि उन्होंने प्लेन को 10,000 फीट की हाइट पर ले लिया है, लेकिन ये करने का उन्होंने कोई भी रीजन नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एमिलिया ने तूफान वाले बादलों से बचने के लिए ये किया था, लेकिन कोई भी पक्के तौर से कुछ नहीं कह सकता था। अब कहा जाता है कि एमिलिया न्यू हाउलैंड आइलैंड के बहुत पास पहुंच गई थी, जहां तक कि वहां के रेडियो ऑपरेटर्स भी उनसे लगातार बात कर रहे थे और वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद एमिलिया का प्लेन कहीं पर दिख जाए। लेकिन खाली आसमान के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एमिलिया ने अपनी आखिरी मैसेज में कहा था कि वो मंजिल के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुकी है और उनके प्लेन में फ्यूल खत्म हो रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद एमिलिया ने रेडियो में अपने लोकेशन को बताया, लेकिन वो बहुत ही तेज हवा में बात कर रही थी और फिर अचानक पूरा कांटेक्ट खत्म हो जाता है। एमिलिया एयरहार्ट कहीं गायब हो जाती है। अब तुरंत ही उनका सर्च एंड रेस्क्यू प्रोग्राम शुरू किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। 5 दिन बाद बैटलशिप कोलोराडो ने साउथ ईस्ट के पूरे पानी को सर्च कर लिया और एयरक्राफ्ट कैरियर लेसिंगटन ने भी पूरे आकाश से एमिलिया के प्लेन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सबसे पॉपुलर थियरी ये कहती है कि एमिलिया के प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था और वो सीधा समुद्र में जाकर गिर गई थी।
थी। अब एनालिसिस की माने तो जब एमिलिया ने अपने प्लेन को 10,000 फीट की हाइट दी ताकि वो तूफान वाले बादलों से बच सके, तब उनका फ्यूल और भी तेजी से खत्म होने लगा था, जिसकी वजह से बीच रास्ते में ही वो क्रैश कर गई थी। अब अगर ये थियरी सही है तो एमिलिया अपने प्लेन के साथ 18,000 फीट अंदर समुद्र में दफन हो चुकी है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जो कहती है कि शायद एमिलिया प्लेन क्रैश के बाद बच गई थी। देखो, कुछ लोगों का मानना है कि एमिलिया ने निकुमारोरो नाम की एक जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी जो हाउलैंड आइलैंड के साउथ साइड में है। माना जाता है कि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर करवा दी। बहुत सालों बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर को उस जगह पर एक कैंप साइट मिला और एक सेक्सटेंट बॉक्स भी मिला जो कि एक नेविगेटर का टूल होता है। इसके साथ ही उस ब्रिटिश एक्सप्लोरर को इंसानों के रीमेन्स भी मिले, जिससे पूरी दुनिया शॉक हो गई। सभी को ये सोचने लगे कि शायद एमिलिया मिल गई है। उन रीमेन्स को तुरंत ही फिजी में एनालिसिस के लिए भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत ही एग्जामिन करके ये बताया कि ये शव किसी यूरोपियन आदमी की है। लेकिन उस डॉक्टर ने एक लापरवाही की चीज की, उन्होंने उन रीमेन्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हो सकता है कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी ने कुछ गलत जवाब दिया हो और शायद वो शव एमिलिया का ही हो। कई सालों बाद उस डॉक्टर के डेटा फाइल को दोबारा एग्जामिन किया गया और रिसर्चर्स ने नए एविडेंसेस निकालने की कोशिश की। अब इन मॉडर्न डेटाबेसेस ने बताया कि वो बोन्स किसी टॉल यूरोपियन वुमेन के भी हो सकते हैं जो एमिलिया का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल परफेक्टली मैच करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि उस ब्रिटिश एक्सप्लोरर को निकुमारोरो आइलैंड पर सिर्फ कुछ हड्डी के टुकड़े ही मिले थे। और दोस्तों, ट्विस्ट वाली बात यह है ना कि उस जगह पर, यानी कि जिस जगह पर उन्हें ये बोन्स मिले, वहां पर बहुत सारे 3 फीट लंबे कोकोनट क्रैब्स भी होते हैं जो पूरी की पूरी हड्डी को चबा सकते हैं। हो सकता है कि एमिलिया की भी उस आइलैंड पर मौत हो गई हो और उन कोकोनट क्रैब्स ने उसके शव को खत्म कर दिया हो। इस थियरी में एक और एविडेंस है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साल 1937 में एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन निकुमारोरो पर गया था और वहां की एक फोटो में प्लेन का एक लैंडिंग गियर देखा जा सकता है। अब क्या हो सकता है कि वो लैंडिंग गियर एमिलिया की प्लेन का ही हो? रिक जिलेस्पाई, जो कि द इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिकल एयरक्राफ्ट रिकवरी के डायरेक्टर है, उनकी माने तो हाँ, ये एमिलिया का ही प्लेन था। उनका ये भी कहना है कि एमिलिया ने क्रैश होने के बाद अपने प्लेन से बहुत सारे डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने की कोशिश की होगी और लगभग 1 वीक तक उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। अब कोइंसिडेंटली उस टाइम में ना कुछ ऐसे ट्रांसमिशंस भी सुने गए थे, लेकिन ये किसी क्रैश लैंडेड प्लेन के रेडियो से होंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बेटी नाम के एक टीनेजर ने अपने रेडियो के शॉर्ट वेव में किसी औरत की आवाज सुनी थी जो कह रही थी, मैं एमिलिया इयरहार्ट हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। इसके साथ ही रेडियो से किसी आदमी की भी आवाज आ रही थी जो शायद एमिलिया के नेविगेटर का हो सकता था। बेटी के पिता ने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन कोस्ट गार्ड को दी, लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया क्योंकि पूरी दुनिया से अलग अलग खबरें आ रही थी कि एमिलिया यहाँ पर है या एमिलिया यहाँ पर है। निकुमारोरो से एक टीम ने कुछ और क्लूज ढूंढे थे, जैसे कि एक रबर शू सॉल जिसमें कैट्स पॉ रबर कंपनी यूएसए का स्टाम्प लगा हुआ था। कहा जाता है कि इयरहार्ट भी ऐसे ही जूते पहना करती थी, लेकिन शू का साइज बहुत ही बड़ा था और प्रोबेबली एमिलिया का नहीं था। उस टीम को एक एयरक्राफ्ट का एल्यूमिनियम पार्ट भी मिला था जो एमिलिया के प्लेन का हो सकता था, लेकिन जिस कंपनी ने उस प्लेन को बनाया था उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि वो मेटल का टुकड़ा उनके प्लेन का नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, नेवी के प्लेन्स निकुमारोरो के अराउंड करीब 1 हफ्ते तक उड़े थे और उन्हें एमिलिया या उनके प्लेन का कोई भी साइन दिखाई नहीं देता है। अब कुछ थियरीज कहती है कि एमिलिया और उनके नेविगेटर क्रैश से हुई इंजरीज की वजह से उसी आइलैंड पर मर गई और कोकोनट क्रैब्स ने उनके बोन्स को गायब कर दिए और उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन थियरीज यहीं पर नहीं रुकती। रिटायर्ड एयरफोर्स कॉलोनल रॉलिन सी राइनेक ने एक अलग ही आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि एमिलिया इयरहार्ट का मिशन एक्चुअल में यूएस गवर्नमेंट का एक कवर्ड ऑपरेशन था। अगर एमिलिया हाउलैंड आइलैंड पर नहीं पहुंच पाती तो उसे यूएस गवर्नमेंट द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो मार्शल आइलैंड पर लैंड करे जो जापानीज के कंट्रोल में था। इमरजेंसी लैंडिंग के बहाने एमिलिया वहां के इंफॉर्मेशन अमेरिका को दे सकती थी। अब इस स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए भी एक इंफॉर्मेशन सामने आई। मार्शल आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने कहा था कि उन्होंने एमिलिया के गायब होने के वक्त एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखा था। अगर ये सच है तो पॉसिबल है कि जापानीज ने एमिलिया को कैप्चर कर लिया और उन्हें अपना बंदी बना लिया होगा और उन्हीं के जेल में उनकी
डेथ हो गई होगी। एक फोटोग्राफ ने इस थियरी को बहुत ही पॉपुलर किया था, जिसमें देखा जा सकता था कि एमिलिया मार्शल आइलैंड पर अपने नेविगेटर के साथ खड़ी है। लेकिन इस फोटो को तुरंत डिबंक कर लिया गया और कहा गया कि ये फोटो एमिलिया के गायब होने से 2 साल पहले की है। नाउ ऑफ कोर्स एक थियरी ये भी कहती है कि एमिलिया को एलियंस उठाकर ले गए थे। हालांकि इस बात का कोई भी एविडेंसेस नहीं है, पर दोस्तों इस तरह से बिना नाम और निशान के उनके प्लेन का गायब हो जाना इन वाइल्ड थियरीज को जन्म तो देगा ही। सालों तक खोज करने के बाद भी कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया जो कंफर्म कर सके कि एमिलिया इयरहार्ट को क्या हुआ था। अब मेरे ख्याल में तो एमिलिया का प्लेन समुद्र के नीचे डूबा हुआ है और अब चाहे जितनी भी तलाश कर लो, एमिलिया कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये बात पक्की है कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी एमिलिया इयरहार्ट के डिसअपीयरेंस की। आई होप कि ये कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि समुद्र में पूरे 133 दिनों के लिए अकेला फंस जाता है। उसके पास खाने के लिए कोई भी सामान नहीं होता, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और तूफान से बचने के लिए भी कुछ साधन नहीं होता। लेकिन फिर भी वो उन 133 दिनों तक खुद को बचाए रखता है और अंत में वो बच जाता है। अब आखिर क्या है ये पूरी सर्वाइवल स्टोरी, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।